गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक जाखड़, व्याख्याता भूगोल, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में परिवहन के बारे में। तो विश्व परिवहन एवं संचार का जो चैप्टर था वो पूर्ण हुआ और आज हम पढ़ेंगे विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार किसे कहते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार दो से अधिक देशों के बीच अगर वस्तुओं के बीच व्यापार हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। लेकिन पहले बात व्यापार की करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय विक्रय करना। क्या अर्थ होता है? क्रय विक्रय करना। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रय या विक्रय या फिर आदान प्रदान किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन दो या दो से अधिक देशों के बीच या दो या दो से अधिक महाद्वीपों के बीच किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन वस्तुओं का किया जाता है जिन वस्तुओं को किसी देश में या तो उत्पादित नहीं किया जाता या फिर उस देश में उत्पादित वस्तुओं से दूसरे स्थान से कम कीमत में वो वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ध्यान में रखना, आवश्यकता दो चीज़ें हैं। एक तो या तो उत्पादन नहीं होता है उस वस्तु का देश में, या फिर दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? उत्पादन तो होता है लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है? उसका दूसरे देशों से कम पैसों में वो प्राप्त होती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। माना जाता है कि विश्व का कोई भी देश संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है। इसके बारे में थोड़े ही दिनों पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इस कोरोना महामारी के संकट से जूझते समय उन्होंने इसे उभरने के लिए कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। आपने भी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा था कि देश को क्या बनना होगा? आत्मनिर्भर बनना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना होगा कि विश्व की जो वस्तुएं हैं, विश्व के जो अन्य देशों में उत्पादित वस्तुएं, उससे कम पैसों में वस्तु तैयार करनी होगी, तभी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। अन्यथा वस्तु वही खरीदी जाएगी जो अच्छी होगी, अच्छी गुणवत्ता की होगी और ये सस्ती होगी। तो ये तो था आवश्यकता की बात। उसके बाद आवश्यकता के बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की तो प्राचीन काल में सबसे पहली बात तो ये कि प्राचीन लोगों को आपकी तरह उनकी ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान थी, उनकी पूर्ति करते थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें विलासी वस्तुओं का शौक था और इन विलासी वस्तुओं की पूर्ति के लिए व्यापार आरंभ हुआ। और प्राचीन समय में व्यापार किया जाता था प्राचीन रेशम मार्ग से, जिसका नाम आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। प्राचीन रेशम मार्ग से जो कहाँ से कहाँ तक? रोम से चीन को जोड़ता है। ये चीन से मध्य एशिया, भारत, पारसिया, जो पारसिया है ईरान में,
को पार करते हुए कहाँ जाता है? रोम जाता है, जिसके माध्यम से उच्च मूल्य वाली वस्तुएं, रत्न, आभूषण, मसालों का व्यापार किया जाता था। 12वीं व 13वीं शताब्दी 12वीं व 13वीं शताब्दी 12वीं व 13वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ? रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया। रोमन साम्राज्य का क्या हो गया बच्चों? विखंडन हो गया। और रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। किसमें? यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्र पोतों का विकास हुआ। समुद्र पोतों व युद्ध पोतों का विकास हुआ। और समुद्र पोतों और युद्ध पोतों के विकास से कौन से दो क्षेत्र? एशिया व यूरोप, एशिया और यूरोप आपस में जुड़े। एशिया और यूरोप के बीच अधिकाधिक मात्रा में व्यापार किया जाने लगा। उसके बाद 15वीं शताब्दी में, कभी 15वीं शताब्दी में किसकी शुरुआत हुई? उपनिवेशवाद की। किसकी? उपनिवेशवाद ने एक नया रूप लिया। 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद ने एक व्यापार का नया रूप लिया। और वो नया रूप क्या कहलाता था? दास व्यापार। पहली बात तो आपको बता दूं कि ये उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को क्या करता है? राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक दृष्टि से अपने अधीन कर लेता है। तो वह राष्ट्र उस राष्ट्र का क्या बन जाता है? एक उपनिवेश राष्ट्र बन जाता है। जैसे अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने भारत को क्या बना लिया था? एक औपनिवेशिक राष्ट्र बना लिया था। भारत इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। उसी प्रकार हम बात करते हैं 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के साथ साथ एक नया व्यापार शुरू हुआ। और जिसको नाम क्या दिया गया? दास व्यापार। दास व्यापार क्या था बच्चों? आपने नाम सुना होगा पुर्तगाली, डच व स्पेनिशों द्वारा क्या किया गया? अविकसित देशों, और उसमें मुख्यतः कौन से? अफ्रीका महाद्वीप के देश। अफ्रीका के लोगों को कहां पर? अमेरिका के बागानों में ले जाया गया। नव निर्मित या नई खोजी गई अमेरिका। बात हम 15वीं शताब्दी की कर रहे हैं। और अमेरिका की खोज कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी। तो नई खोजी गई अमेरिका में अफ्रीकी लोगों को ले जाया गया, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया और जबरदस्ती उन बागानों में काम करवाया गया। वो क्या था? दास व्यापार था। इसके बाद 15वीं शताब्दी के बाद हम बात करें 19वीं शताब्दी की। कब की? 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ बच्चों? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें। उत्तरार्ध का मतलब जानते हो ना? उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का मतलब तो आप जानते हो। उत्तरार्ध का मतलब होता है सदी के आधे वर्षों के बाद, और पूर्वार्ध शुरुआत के आधे वर्ष। यानी एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, उसमें से शुरुआत के 50 वर्ष क्या कहलाते हैं? पूर्वार्ध, और बाकी आधे 50 वर्ष क्या कहलाते हैं? उत्तरार्ध। यानी 1850 के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो विश्व के अधिकांश देश प्राथमिक उत्पादों पर अधिक निर्भर थे, औद्योगिक व्यापार का कार्य प्राथमिक उत्पादों का किया जाता था, वो प्राथमिक उत्पादों से घटकर किसका किया जाने लगा? द्वितीयक, यानी औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार अधिक किया जाने लगा। और वर्तमान में भी विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार अधिक किया जाता है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों की, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या आधार हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला आता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। दूसरा कौन सा आता है? जनसंख्या, जनसंख्या कारक। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका आर्थिक प्रावस्था। चौथा आता है विदेशी निवेश की सीमा। पांचवा आता है आपका परिवहन। नंबर 1 है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता की बात करें तो मर्दा है, भौगोलिक संरचना, उच्चावच, जलवायु आदि के आधार पर राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पाई जाती है। हम सबसे पहले नंबर 1 पर बात करें तो भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक संरचना के आधार पर भिन्नता। जैसे निम्न भूमि क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, पर्यटन का विकास अधिक होता है। दूसरी बात खनिज संसाधनों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता क्या है? खनिज संसाधन हैं जो क्या नहीं है, पूरे विश्व में समान वितरण नहीं है इनका। खनिज संसाधनों का पूरे विश्व में असमान वितरण है। क्या है? असमान वितरण है। खनिज संसाधन है ये औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करते हैं। औद्योगिक विकास को क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। तीसरी बात हम करते हैं जलवायु की। किसकी? जलवायु। तो जलवायु है यह भी उत्पादों को विविधता प्रदान करती है। जैसे ऊन का उत्पादन ठंडी जलवायु में, कहाँ पर है? ठंडी जलवायु में किया जाता है, जबकि रबड़, कौवा, केला आदि का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जनसंख्या कारक की। जनसंख्या कारक के अंतर्गत क्या होता है कि जनसंख्या का आकार क्या है, कितनी जनसंख्या है, सघन जनसंख्या है, विरल जनसंख्या है, ये भी क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारों को निश्चित करती है। और इसमें हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं जनसंख्या कारक को। एक तो होता है सांस्कृतिक कारक। पहला क्या है? सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत विश्व के विशिष्ट क्षेत्रों में सांस्कृतिक कला का विकास हुआ है और जिनका व्यापार किया जाता है। उनमें हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो चीन के पार्सलिन क्या होता है? मिट्टी के बने
बर्तन। उसके बाद चीन के पोर्सिलेन के बाद ईरान की कालीन, इंडोनेशिया की बटिक होता है छींट वाला वस्त्र। इंडोनेशिया की बटिक। और उसके बाद अफ्रीका के चमड़े का काम। ये सभी क्या हैं? हस्तशिल्प, जो संपूर्ण विश्व में अपनी छाप रखते हैं। इनका व्यापार संपूर्ण विश्व में अपनी छाप रखता है। उसके बाद सांस्कृतिक कारक के बाद हम दूसरा कारक है वो मानते हैं जनसंख्या का आकार। क्या है? जनसंख्या का आकार। जनसंख्या के आकार के अंतर्गत हम बात करते हैं कि विशाल सघन बसे क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है? वहाँ पर अधिक पाई जाती है। तो जो वो व्यापार है वो स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित होता है। उन क्षेत्रों से निर्यात कम किया जाता है, क्योंकि कृषि उत्पादों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं का अधिकांश उपभोग स्थानीय जनता द्वारा ही कर लिया जाता है। उसके बाद अगर गुणवत्ता की बात करें तो लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? अधिक जनसंख्या है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा। तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो निर्यात महंगी वस्तुओं पर क्या है निर्भर होंगे। उन्हें वो दूसरी जगह से खरीदी गई वस्तु का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी आर्थिक प्रावस्था की। इसकी आर्थिक प्रावस्था की। आर्थिक प्रावस्था में क्या आता है बच्चों? आर्थिक प्रावस्था के अंतर्गत जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा क्या किया जाता है? निर्मित मशीनरी का तो निर्यात किया जाता है, वह कृषि प्रधान देशों से खाद्यान्न व कच्चे माल का आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? कच्चे माल का आयात किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा की बात करें तो जैसे खनन है, अभियांत्रिकी है, खनन है, अभियांत्रिकी है, काष्ठ कबाड़ है, वह बागवानी। वह क्या है? बागवानी जैसे उद्योगों के लिए विकासशील देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है और विकसित देश हैं, ये इन क्षेत्रों में पूंजी लगाकर इन उद्योगों को विकसित करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इन उद्योगों को विकसित कर सकते हैं और यहाँ से जो औद्योगिक राष्ट्र हैं वहाँ से खाद्यान्न व कच्चा माल आसानी से मंगवा सकते हैं, निर्यात आयात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परिवहन की। इसकी परिवहन की बात करें तो परिवहन का विकास प्राचीन समय में
परिवहन का विकास न होने के कारण व्यापार क्या था, स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रेल परिवहन, समुद्री परिवहन, वायु परिवहन का विकास हुआ और इनके साथ साथ, इनके विकास के साथ साथ व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। वर्तमान में इन वायु परिवहन, रेल परिवहन के साथ साथ प्रशीतलन व प्रक्षेपकों का विकास होने के कारण व्यापार में और अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई है। प्रशीतलन का मतलब जानते हो ना आपके, प्रशीतलन के माध्यम से वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये था अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये थे आधार। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों में नंबर 1 आता है व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण। दूसरा आता है व्यापार संयोजन। तीसरा व्यापार की दिशा। और चौथा है, वो आता है आपका व्यापार की दिशा के बाद आता है चौथा जो चीज है वो आती है व्यापार संतुलन। पहली बात क्या है, व्यापार का परिमाण। परिमाण किसे कहते हैं, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। वास्तविक तौल कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, व्यापार में तो क्या होता है, वस्तुएं सेवाएं दोनों आती हैं। क्या किसे कहते हैं व्यापार, वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। लेकिन व्यापार का तो तौल होता है, वस्तुओं का तो तौल होता है, लेकिन सेवाओं का क्या नहीं होता, कोई तौल नहीं होता। इसलिए व्यापार में की गई वस्तुएं व सेवाएं, व्यापार में काम में ली गई वस्तुएं व सेवाएं दोनों के कुल मूल्य का योग, वस्तुओं एवं सेवाओं के दोनों के कुल मूल्य का जो योग होता है वह क्या कहलाता है, व्यापार का परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापार का परिमाण कहलाता है। उसके बाद हम बात करें व्यापार संयोजन की, तो व्यापार संयोजन के अंतर्गत क्या आता है, पिछली शताब्दी में कुछ देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में क्या हुए हैं, प्रकार में परिवर्तन हुआ है। जैसे पिछली शताब्दी तक हमने बात की थी ना कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद इनमें विकास हुआ। उससे पहले क्या है, प्राथमिक उत्पादों का व्यापार अधिक होता था। किनका, प्राथमिक उत्पादों का व्यापार अधिक होता था। और वर्तमान में किसका, प्राथमिक उत्पादों के स्थान पर विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार अधिक किया जाने लगा है। तो यह है आपका व्यापार का संयोजन। उसके बाद बात करते हैं व्यापार की दिशा की। किसकी, व्यापार की दिशा की। तो व्यापार की दिशा की बात करें तो प्राचीन काल में व्यापार कहाँ से शुरू हुआ था, हमने पढ़ा था। व्यापार शुरू हुआ था चीन और रोम के बीच रेशम मार्ग से। उसके बाद यूरोपीय जो विकसित देश थे वो कहाँ पर, अफ्रीका एवं मध्य एशिया के देशों में, अफ्रीका एवं मध्य एशिया के देशों में, जहाँ पर कुशल श्रमिक कम कीमत पर मिलते थे
और वहाँ पर सस्ती वस्तुएं, कच्चा माल आसानी से सस्ता उपलब्ध हो जाता था, वहाँ पर वस्तुओं को निर्यात करने लगे और वहाँ से कच्चा माल आयात करने लगे। उसके बाद वर्तमान की बात करें तो भारत, चीन जैसे देश अमेरिका और यूरोपीय देशों से व्यापार के मामले में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। उसके बाद आता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन पढ़ने से पहले आपको आयात व निर्यात के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। आयात व निर्यात, आपको इतना ही ध्यान रखना है, निर्यात का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। आयात का मतलब क्या है? खरीदना। और जब किसी देश द्वारा बेची गई वस्तुओं का मूल्य, किसी देश द्वारा बेची गई वस्तुओं का मूल्य खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य से कम है तो व्यापार कैसा होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक संतुलन पाया जाता है, यानी कि व्यापार कैसा है? प्रतिकूल। क्या है? प्रतिकूल व्यापार। भाई सीधी सी बात है, हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, उसका मूल्य तो हमें कम मिल रहा है, और खरीद रहे हैं उसका मूल्य अधिक लग रहा है, तो क्या होगा? व्यापार प्रतिकूल होगा। और इसके विपरीत अगर हमारे द्वारा बेची गई वस्तु का मूल्य तो क्या है? निर्यात की गई वस्तु का मूल्य अधिक है, जबकि आयात का मूल्य बहुत कम है, तो व्यापार क्या हो जाएगा? धनात्मक। व्यापार का धनात्मक संतुलन होगा। क्या होगा? धनात्मक, यानी कि अनुकूल व्यापार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अनुकूल व्यापार कहलाएगा। इनके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में आंकड़ों के साथ कि भारत को व्यापार के क्षेत्र में कितने प्रतिशत भारत निर्यात करता है, कितने प्रतिशत आयात करता है, कितनी डॉलर का निर्यात करता है, सालाना कितने डॉलर का आयात करता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।